वेलकम बैक दोस्तों। आज हम फिर से आ गए हैं एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी लेकर। यह मूवी KGF चैप्टर 1 है, जो कि 2018 में रिलीज हुई एक ब्लॉकबस्टर हिट मूवी है। इसमें काफ़ी सारा एक्शन है और ये एक थ्रिलर मूवी है जिसका स्टोरी लाइन एकदम धमाकेदार है। आपको देखकर काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये एक्सप्लेनेशन बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत में हम 1981 की टाइमलाइन को देखते हैं, जहाँ हमें पार्लियामेंट दिखाया जाता है और हम प्रेसिडेंट रमीका सिंह को देखते हैं और हम नोटिस करते हैं कि वो एक डेथ वारंट साइन कर रही होती है रॉकी के अगेंस्ट। और हम देखते हैं यार 2018 का टाइमलाइन। यहाँ पर हम एक न्यूज चैनल के हेडक्वार्टर्स को देख और वहाँ पर हम एक औरत को देखते हैं जिनका नाम होता है दीपा हेडे, जो कि उस न्यूज चैनल की हेड जर्नलिस्ट थी। और हम उसके हाथ में एक किताब को नोटिस करते हैं जो कि काफी डैमेज हो चुका था और इस किताब का नाम होता है एल्डोराडो। और हमें पता चलता है कि इस किताब को पब्लिश होने से गवर्नमेंट रोक रही है और काफी सारे बाधाएं क्रिएट कर रही है और इसके जितने भी कॉपीज थे उन सबको ढूंढ ढूंढ कर गवर्नमेंट चला रही है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है और गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है ये हमको नहीं समझ में आ रहा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर न्यूज 24 के हेड चले आते हैं और वो आके दीपा को कहते हैं कि वो जानते हैं ये किताब किसने लिखा है और वो एक काफी बुद्धिमान इंसान है जो कि कुछ भी अनाप शनाप नहीं लिखते। जब उन्होंने ये किताब लिखा है तब जरूर इस किताब का कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है और उन्हें जरूर इसके बारे में रिसर्च करना चाहिए। तब दीपा को आइडिया आता है और वो कहती है कि चलो फिर उस इंसान को यहाँ पर पेश किया जाए और मैं ये कहानी उसके मुंह से ही सुनना चाहती हूँ। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं वहाँ पर एक शख्स को बुलाया जाता है जो कि थे मिस्टर आनंद और हमको पता चल गया था कि वही है इस बुक के ऑथर। और दीपा थोड़ी देर उनसे बात करने के बाद उनसे पूछना शुरू कर देती है कि क्यों गवर्नमेंट इस किताब को पब्लिश करने से रोक टोक कर रही है और क्या सच्चाई है इसमें, जो अगर बाहर आ जाए तो गवर्नमेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और मेरे ख्याल से ये काफ़ी वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली जब गवर्नमेंट कोई चीज़ पब्लिश होने से रोकता है उसका यही मतलब होता है कि अगर वो पब्लिश हो जाए तो गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी मुसीबत हो सकती है। वो मुसीबत क्या है वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। तब मिस्टर आनंद दीपा से पूछते हैं कि क्या तुमको पता है एल्डोराडो का मतलब क्या होता है। तो जवाब में दीपा कहती है कि हाँ मुझे पता है, इसका मतलब है सोने का साम्राज्य यानी कि गोल्डन किंगडम। तो मिस्टर आनंद कहते हैं बिल्कुल सही। तो ये कहानी भी एक सोने के साम्राज्य के ऊपर बेस्ड है जहाँ पर एक आदमी उस साम्राज्य का मालिक होता है और उसके ऊपर ही ये स्टोरी बेस्ड है। और इसीलिए वो मिस्टर आनंद से ये पूछते हैं कि आपके पास कोई प्रूफ है, क्योंकि बिना प्रूफ के मैं आपकी ये कहानी विश्वास नहीं कर सकती। इसके जवाब में मिस्टर आनंद कहते हैं कि कर्नाटका में कोलाड नाम का एक गांव है, वहाँ पर एक बियारा नाम का डिस्ट्रिक्ट भी है। वहाँ पर एक शिला मिलेगी और वो एक मूर्ति है जो मिट्टी के 35 फुट नीचे दफनाई हुई है और ये उसी आदमी की है। और अगर तुम्हें ये मिल जाए तो तुम्हें तुम्हारा प्रूफ मिल जाएगा। इसके बाद तुम मेरी बातों का यकीन कर सकती हो। ये सुनते ही दीपा अपनी पूरी टीम को बुला लेती है और उन्हें डायरेक्ट कर्नाटका से भेज देती है उस मूर्ति की खोज में। इसके बाद मिस्टर आनंद कहानी शुरू करते हैं जो कि उस बुक की कहानी थी और वो धीरे धीरे बताने लगते हैं कि कैसे एल्डोराडो फॉर्म हुआ। कहानी की शुरुआत में हम 1951 के टाइमलाइन को देखते हैं जहाँ पर वो शख्स पैदा होता है जो कि एक दिन एल्डोराडो के साम्राज्य के ऊपर राज करेगा। और दूसरी ओर हम देखते हैं कोलाड डिस्ट्रिक्ट के बेरियर गांव में खुदाई करते टाइम कुछ लोगों को एक चमकती हुई पत्थर मिली। वो चमकती हुई पत्थर कोई आम पत्थर नहीं बल्कि सोना है और वो पूरी जगह को वो अपना बना लेता है और उसका नाम दे देता है कोलाड गोल्ड फील्ड यानी कि KGF। अब सीन शिफ्ट होता है और हम 1961 के टाइमलाइन को देखते हैं जहाँ पर हम राजा कृष्णन को देखते हैं जो कि वही बच्चा है जिसके बारे में हमने कुछ देर पहले बात किया था। अब वो थोड़ा बड़ा हो चुका है और अपने माँ के साथ ही रहता है, लेकिन हमें बहुत जल्दी पता चल जाता है कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है और उसके पिता उनके साथ नहीं है। मरने से पहले राजा की मम्मी उसे एक आखिरी बात बताती है। वो उसे बताती है कि तुम जैसे भी जियो लेकिन मरते टाइम एक राजा की तरफ मरना, यानी कि तुम बहुत अमीर होगे और एक बहुत पावरफुल मैन बनोगे, उसके बाद ही तुम शांति की मौत मर सकते हो। इसीलिए वो कर्नाटका छोड़कर वहाँ से डायरेक्ट मुंबई चला आता है काम की खोज में। मुंबई में पहुँचते ही हम देखते हैं क्योंकि उसके पास कुछ काम नहीं होता है इसीलिए वो लोगों के जूते पॉलिश करता है और उसी से उसका दिन चलता है। तो रॉकी को शेट्टी के सामने पेश किया जाता है और उसे अपनी टीम में रख लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम 1978 के टाइमलाइन को देखते हैं और वहाँ पे हम एक शख्स के बारे में जानते हैं जिसका नाम होता है सूर्यवर्धन, जिसको एक अटैक आने से वजह से वो कोमा में चले जाते हैं। हम देखते हैं सूर्यवर्धन अपने बेटे गरोरा और अडीरा को भी बुलाते हैं और ये तय करने के लिए ही बुलाते हैं कि उसके बाद कौन उस साम्राज्य का लीडर बनेगा और वो अपना पूरा साम्राज्य गरोरा को ही दे देता है। बाद में हम देखते हैं गरोरा अडीरा को जान से मार देता है, लेकिन कुछ ही समय बाद
हमको ये पता चलता है कि यहाँ के जो सोने के माइंस है उस पर बाहर के एक आदमी का भी नज़र था और उसका नाम था इनायत खलील और वो था दुबई में। इसीलिए वो मुंबई में शेट्टी के अगेंस्ट जो डॉन था जिसका नाम था दिलावर, उसके साथ हाथ मिला लेता है और वो अपना सोना दिलावर को डायरेक्ट दुबई से भेज रहा है और उसे इंस्ट्रक्शंस दे देता है कि वो दुबई से आया हुआ ही सोना वहाँ पर बेचना शुरू कर दे। लेकिन क्योंकि शेट्टी के पास रॉकी था इसीलिए वो दिलावर के ये प्लान कामयाब होने से रोक देता है और उसके गुंडों को बहुत पीटता है और उनकी बॉडीज़ को पोर्ट में जहाज़ों के ठीक सामने लटका देता है ताकि दुबई से और कोई बोट्स ना आए। इसके बाद सबको रॉकी के बारे में पता चल जाता है और वहाँ पर एंड्रयू भी चला आता है शेट्टी से मिलने और वो कहता है कि उसे रॉकी से मिलकर उससे कुछ डील फाइनल करनी है और उसे एक काम भी देना है। और वो रॉकी को बताते हैं कि उसके लिए काम करने के लिए उसे बेंगलोर आना पड़ेगा। और कुछ ही समय में हम रॉकी को देखते हैं जो बेंगलोर पहुंच जाता है। रॉकी जब गाड़ी चला रहा होता है तभी उसे रास्ते में शेट्टी का माल दिखता है जो कि ट्रक्स में आ रहा था। लेकिन जब वो उन डिब्बों को खोल कर देखता है तब उसे पता चलता है कि ये तो सब बेंगलोर से आ रहे थे और ना कि बाहर के कंट्री से। और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसका मतलब वो सारा माल इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होता है। इसका मतलब कोई शेट्टी के ऊपर भी है क्योंकि आज तक तो वो सोचता था कि शेट्टी ही सबसे बड़ा गुंडा है। कुछ ही देर में वहाँ पर राजेंद्र देसाई भी पहुँच जाता है जिसमें वो लोग डिस्कस करते हैं कि वो कैसे गरोरा को जान से मार सकते हैं। तभी गुरु पांडियन वहाँ पर कहते हैं कि गरोरा इतनी आसानी से लोगों के सामने नहीं आएगा, उसको आने के लिए हम लोगों को मजबूर करना पड़ेगा और कोई ट्रैप बिछाना पड़ेगा। इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि गरोरा के पिता का एक स्टैचू बनाया जाएगा और उसका उद्भदन के लिए उसको बुलाया जाएगा। अगर ये किया जाए तो वो मना नहीं करेगा। तब रॉकी कहता है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ और गरोरा को वहीं पर मार सकता हूँ अगर आप मुझे एक गन जुगाड़ कर दे तो। और देखते ही देखते वो दिन चला आता है और हम देखते हैं गरोरा वहाँ पर उन सब के सामने एंट्री करता है और हम देखते हैं वो लोग गन भी मैनेज कर लेते हैं। लेकिन कुछ ही देर में हमको पता चल जाता है कि गरोरा को इस सारे प्लानिंग के बारे में पहले से ही पता था क्योंकि उसके लोग भी इनके साथ काम कर रहे होते हैं और वो गरोरा को सब कुछ बता देते हैं पहले ही। और जब वो प्रतिमा से पर्दा हटाता है तो हम सब देख के चौंक जाते हैं कि वो एक्चुअली में उसके पिता के नहीं बल्कि उसी की मूर्ति होती है। इस सीन ने मेरे पूरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। काफ़ी शानदार एग्जीक्यूशन था। उसके बाद गरोरा बताता है कि उसके पिता ने उन सब पर विश्वास किया था कि वो इस साम्राज्य को बेहतर बनाने में उनकी मदद करेगा, लेकिन वो तो उन्हीं के पीठ पीछे गद्दारी करना शुरू कर दिए है। गरोरा कहता है कि अगर वो चाहे तो उन सबको वहीं पर मार दे सकता है, लेकिन वो अभी ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसके पिता ने उन सब पर विश्वास किया था। इसीलिए उसके पिता के जाने के बाद ही वो इन सबको मारेगा। अब कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम उन सबको देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि उन सबको पता था कि जब ही सूर्यवर्धन मारा जाएगा तब गरोरा आएगा और उन सबको भी मार डालेगा, सिवाय रॉकी के जो कुछ सोच रहा था और मन ही मन कुछ प्लानिंग कर रहा था। तभी रॉकी उनके सामने कहता है कि वो ये काम करके ही रहेगा और वो नराची जाने का डिसीजन लेता है। और ये एक काफ़ी ख़तरनाक जगह थी क्योंकि यहीं पर ही तो गोल्ड की माइनिंग होती थी और यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था और लोगों को ज़बरदस्ती गाँव से लाकर उनसे 12-12 घंटे हर रोज़ काम करवाया जाता था। और जो भी लोग वहाँ पर ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाते थे और ठीक ठाक काम नहीं कर पाते थे उनको वो लोग वहीं पर मार देते थे। लेकिन जब रॉकी वहाँ पर आया था और उन लोगों को ज्वाइन किया था तब सब लोगों को एक नई उम्मीद दिखाई दी थी और रॉकी को सब अपना मसीहा मानने लगे थे। ये एक अच्छी बात थी क्योंकि अब रॉकी लोगों का भरोसा जीत चुका था। धीरे धीरे वो टाइम चला आता है जब गरोरा अपना काली पूजा करेगा और हम देखते हैं रॉकी को थोड़ा रिसर्च करने के बाद पता चल गया था कि एक टनल से वो डायरेक्ट गरोरा के घर में एंट्री ले सकता है। वो दिन आ जाता है और हम गरोरा को देखते हैं जो माँ काली के पूजा में व्यस्त होता है और हमको पता चलता है कि गरोरा इस बार पूजा के लिए बकरियों को नहीं बल्कि इंसानों की बलि देगा। जब 2 लोगों की बलि हो जाती है और वो तीसरे वाले की बलि देने ही वाला होता है तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तीसरा आदमी तो उसके घर में ही मौजूद है। तो ये कौन है? और वो तीसरा शख्स और कोई नहीं बल्कि रॉकी ही होता है जो कि उसी की तलवार से उसका गला काट देता है। अब इसका मतलब पूरा नराची यानी कि पूरा कोला गोल्ड फील्ड अब पूरी तरफ से रॉकी का हो चुका था और वही इस पर अभी से राज करेगा। और इसी के साथ KGF चैप्टर 1 यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद हम न्यूज़ 24 के हेडक्वार्टर्स में देखते हैं जहां पर आनंद जी KGF के चैप्टर 2 के बारे में कुछ चीज़ें बताना शुरू करते हैं। KGF का चैप्टर 2 भी हम हमारे चैनल में जल्दी ही अपलोड कर देंगे और उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अगर आपको हमारी इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको हमारी एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अलविदा।